हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम एमसीक्यू बूस्टर सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन 3 पार्ट्स के 150 प्लस एमसीक्यूज को सॉल्व किया होगा और नए नए क्वेश्चंस के माध्यम से समझा होगा। ये हमारा उसी दिशा में पार्ट 4 है। इसमें भी हम 10 एमसीक्यू के माध्यम से 50 एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो कौन सा है। तो हमारा आज का जो पहला एमसीक्यू है, यहाँ से एक लाइन स्किप है। चलिए हम प्रीवियस वाले से ले लेते हैं उधार, ठीक है। यहाँ पे ये कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो आप देखिए कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, इस विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है, तो बिल्कुल सही है। एकल का मतलब ऐसा नहीं है कि संघ का अलग संविधान है और राज्यों का अलग संविधान है। आपने देखा होगा कि संघ और राज्यों का एक ही संविधान है, इसीलिए भी भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, ठीक है। दूसरा ये सही हो गया, आपसे पूछा सही नहीं है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। आपको पता है अम्बेडकर जी से लेकर अधिकांश व्यक्ति वकील थे। आज भी वकालत कांग्रेस के लोग ज्यादातर करते हैं, तो ये भी सही है। इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया था, बिल्कुल भी नहीं। देशी रियासतों में क्या प्रचलित था वो आज़ादी के बाद सब समाप्त कर दिया गया, तो ये गलत है और यही पूछा है, ठीक है। भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 1935 से हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने रहे आगे चल के, ठीक है। 1935 के क्या क्या फीचर थे मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियाँ रहती थी। मैंने आपको बताया था कि इसी में अध्यादेश की पावर की बात की गई थी, सॉरी इसमें नहीं, वो 1861 में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहीं पे आपको क्या बोलते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, प्रांतों में स्वायत्तता की बात की गई, साथ ही प्रांतों में द्विसदनी की बात की गई, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब अगला आर्टिकल आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। आपको पता है कि भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय है, अध्यक्षीय बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि आप ये समझे कि हमने पूछा कि एकात्मक के साथ साथ संघात्मक लक्षण है ना। तो ये मान सकते हैं कि हाँ भारत में एकात्मक के साथ साथ संघात्मक लक्षण है, लेकिन भारत की शासन प्रणाली में संसद और अध्यक्ष का मिक्सअप है, ये गलत है। तो आप इसको कट कर दो। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है। संविधान की कठोरता का मतलब है कि उसे अमेंडमेंट करने का प्रोसेस काफी टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सही है। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि भारत के संविधान जो संसदीय प्रणाली है इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एक एमपी या एमएलए ने कोई गलती की तो पूरी की पूरी उसकी पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी। आप इसीलिए देखिएगा कोई एमपी या एमएलए अगर कुछ गलत बोलता है तो पूरी की पूरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस चीज को समझे, ठीक है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। जैसे आप अमेरिका के, ब्रिटेन के इनको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिक चीजें देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं कि अमेरिका में अपनाई गई है। इसका आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका होता है, राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद का चयन इस पे होता है, पृथककरण का सिद्धांत है, सबके अलग अलग अधिकार हैं, कार्यकाल है ना। यहाँ पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया है और कई बार इस पे क्वेश्चन आया है। यहाँ तक कि 2017 में एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन वही पूछा गया, उसी पेपर में अलग अलग भाषा में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। चलिए अगला है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, ये तो हो गया, मैंने कवर करा दिया। यहाँ पे अच्छा ये PDF गलत आ गई, तमिलनाडु वाली आ गई। 7वें संविधान संशोधन, ये PDF ही इसमें गलत आ गई है। अरे बाप रे, ये रिपीट यहाँ पे हो गया, पूरी पूरी PDF ही यहाँ पे मिस आ गई है। हाँ देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये तो मैंने आपको करा दिया ना। हाँ ये मैंने कराया, अच्छा यहाँ से 13 नंबर से। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मिस हो गया है, कोई बात नहीं, हम अगले उसमें पार्ट में कवर करा देंगे। गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मतलब गणतंत्र प्रणाली डेमोक्रेसी के संदर्भ में क्या असत्य है?
ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। आपको लगता है कि ब्रिटेन में नहीं अपनाया गया है, अपनाया गया इस समय। गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है कि वंशानुगत नहीं होता, चुना हुआ होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, ये भी सही है, अर्थात कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, तो हमने कह दिया डी है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के संविधान में और भारत के संविधान में क्या डिफरेंस है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, जनता है कि संसद है, संविधान है, कार्यपालिका? तो जनता है। क्यों? हम पढ़ते ना, हम भारत के लोग। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर जनता ना दिया हो ऑप्शन में और ये 3 ऑप्शन दिए हो, ठीक, तो आप संविधान मानेंगे। ठीक है, अगर संविधान ना दिया हो, संसद दिया हो, कार्यपालिका दिया हो और इनमें से कोई नहीं दिया हो या दोनों दिया हो, तब आप संसद को मानेंगे। ठीक है, मतलब ये समझना इस चीज को। हालांकि ऐसा कभी बेकार टाइप का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जनता होगा ही होगा यूपीएससी के एमसीक्यू में, और या फिर संविधान होगा। ठीक, तो ये चीजें देख सकते हैं। अगला है संवैधानिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। सिंपल सी बात है, संवैधानिक जो होता है, संविधान के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। ऐसी शासन व्यवस्था राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो बिल्कुल गलत है। हम जब पढ़ते हैं ना, ये वास्तव में क्वेश्चन है स्टेट के निर्माण को लेके, हॉब्स लॉक हीगल के कॉन्सेप्ट पे आधारित, कि स्टेट का निर्माण किया क्यों जाता है। तो स्टेट का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि पर्सन की वेलबींग को हम श्योर कर सकें। तो सिंपल सी बात है, स्टेट का काम ही है कि हम व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पे कुछ प्रतिबंध लगाएं, इसलिए फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये कर लीजिए, बाकी आपको यहाँ नहीं देखना है। अगला है भारतीय शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही। एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, तो बिल्कुल भी नहीं, भारत के संविधान में एकीकृत नहीं है, मतलब सारी की सारी पावर सेंट्रल में सेंट्रलाइज नहीं है। इसको स्टेट में भी डिवाइड किया गया है, यहाँ तक कि पंचायतों में भी डिवाइड किया गया। अर्थात भारत में शक्ति के पृथक्करण का कॉन्सेप्ट है, ना कि एकीकरण का। संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया, बिल्कुल भी सही है बात है, यानी कि संसदीय व्यवस्था जो होगी हमारे यहाँ वो गणतंत्रात्मक होगी, ना कि राजतंत्रात्मक। जैसे आप देखिएगा कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था तो है लेकिन गणतंत्रात्मक नहीं थी, या गणतंत्रात्मक वहाँ नहीं है, क्योंकि आज भी वहाँ पे क्राउन का शासन, मतलब ब्रिटेन की महारानी प्रतिनिधि होती हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए गणतंत्र को, तो ये आप सही मान सकते हैं, बाकी आप पे गलत है। ठीक है, चलिए, भारत में पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा है आपसे। भारत में पंथ निरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया। मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की चर्चा की गई, आपको पता है मूल प्रस्तावना में थी नहीं थी, तो आप ये दूसरा यहाँ से कट कर दो। ठीक है, तो ए कट हो गया, ये आपका कट हो गया। अब बचे देखो बी सी, 3-4 चेक करो, पता है सही होंगे, तो हमें एक बस केवल चेक करना है। तो एक को हम देख लेते हैं कि एक सही होगा कि नहीं सही होगा। भारत में पंथ निरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा ली गई, तो बिल्कुल भी नहीं, भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नकारात्मक और सकारात्मक का क्या मतलब है। नकारात्मक का मतलब ये होता है कि कोई भी पंथ, कोई भी धर्म कुछ भी कर रहा है, स्टेट को उससे कोई मतलब नहीं। सकारात्मक का मतलब ये होता है कि धर्म और राजनीति जो है वो पूर्णतया अलग नहीं है, इनको हम एक साथ रिलेट करके चलेंगे। अर्थात पश्चिम में होता है कि चर्च क्या कर रहा है उसको करने दो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन इंडिया में अगर जैन धर्म संथारा संलेखना की प्रथा को अपनाता है, या जल्लीकट्टू का फेस्टिवल होता है, या टेम्पल केरला का, देखिए भूल गया आज पता नहीं क्यों कई सारी चीज़, सबरीमाला, हाँ सबरीमाला जो टेम्पल है वहाँ पे अगर कोई रोक टोक की बात होती तो स्टेट उसमें हस्तक्षेप करेगा। अर्थात भारत में जो पंथ निरपेक्षता है वो सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार करती है, न कि नकारात्मक को। अब देख लीजिए कि पश्चिम की अवधारणा को नहीं अपनाएगा क्योंकि पश्चिम की अवधारणा नकारात्मक है, वहाँ पे दोनों चीज़ें अलग होती हैं, इंडिया में एक साथ लिंक है। कब जोड़ी गई? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। बस इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, ये हमें चेक ही नहीं करना है क्योंकि इसमें तो दिया है
इसमें आधारभूत संरचना मानी गई है, तो बेसिक बात है, मैंने आपको बता ही रखा पहले ही, ठीक है। बात आती भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 25 वर्ष से 18 वर्ष, मैंने आपको बताया था कि 21 से 18 की गई, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा यहाँ गलत हो गया, इसको कट कर दो, आपका ए और डी बचा। अब बात आती भारत में मतदान का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं। तो आपको हमेशा एक चीज़ मैं बताऊं कि जब भी आप वोटिंग के बारे में पढ़ते हो ना, तो ये एक हमारा वैधानिक अधिकार भी है, यानी कि अगर कोई हमें वोट देने से रोकता है, हमारी एक उम्र है, तो हम उसके खिलाफ कानूनी शिकायत भी कर सकते हैं। दूसरा, ये संवैधानिक अधिकार भी है, ठीक है, क्योंकि संविधान में से मेंशन किया गया 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक। तो आप इतनी बातें समझ गए, तो बस ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए ठीक, देखिए अगला वही बात क्रम में लगाइए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पंथ निरपेक्ष समाजवादी। अब आप याद हो बस उसी से लगाइए, ठीक है। ये क्या याद है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, अब गणराज्य तो अपने आप आ गया, यानी कि AEDBC यानी कि डी हमारा सही है। ऐसे इसलिए कहता हूँ प्रस्तावना आपको याद रखनी है, ठीक। बाकी यहाँ पे चीजें मैंने आपको बता दी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है, तो सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखना, जब क्वेश्चन आ जाए न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सही नहीं बताना है, तो इसको जानते हो कैसे किया जाता है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मैथ की तरह। नहीं आए तो इसको कट कर दो, यानी कि ये न्याय योग्य है, अर्थात क्या इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, ये आपसे पूछ रहा है। ये संविधान का अंग नहीं है, आपको पता है ये संविधान का अंग है। इसका संशोधन केवल एक बार किया गया, तो हाँ इसका संशोधन एक बार ही किया गया है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पे इसने उल्टा दे दिया लगता है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का ये दिया कि यह संविधान का अंग नहीं है, और जबकि यह संविधान का अंग है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य है, इसका मतलब वही है कि विधायी शक्तियों का स्रोत है कि नहीं है, ठीक है। मतलब इसका इस्तेमाल क्या न्यायपालिका कर सकती है न्याय देने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप ये काट सकते हैं कि विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। ये एक तरीके से ऐसे भी आता है कि विधायिका की शक्ति का स्रोत है, तो बता देना कि नहीं है विधायिका की शक्ति का, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, तो इतनी चीज़ें होंगी। गैर न्यायिक है, या तो एक वर्ड ये मिलेगा गैर न्यायिक, इसको भी आप लिख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, समझ गया। अगर आपको दे दे कि उद्देश्य का क्या गैर न्यायिक है, तो हाँ गैर न्यायिक है। क्या इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो हाँ इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। क्या इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, तो गलत, नहीं इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ऐसे आपको इनको याद रखना है। बाकी आपको ये तो बेसिक चीज़ें पता है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। काफ़ी कम MCQ थे, शायद 1-2 MCQ मुझे जहाँ तक लगता है वो स्किप हो गए हैं, बट मैंने आपको कोशिश की कि इन MCQs को काफ़ी तेज़ी से कवर करा दिया। खैर कोई बात नहीं, 3 से 4 मिनट में हम चाहते हैं कि कुछ और एडिशनल फैक्ट आपको बता दें ताकि आपके दिमाग में याद रहे। मैंने आपको बोला था 97वें संविधान संशोधन जो है वो सहकारी समितियों से रिलेटेड है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 86वां जो संविधान संशोधन है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और एक बात याद रखना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 86वें से 3 जगह पे अमेंडमेंट हुआ था। एक तो हुआ था DPSP में, एक हुआ था फंडामेंटल ड्यूटी में, एक हुआ था फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट में कहा गया था कि राज्य की ये ड्यूटी बनेगी कि वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। फंडामेंटल राइट में कहा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल बनवाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। DPSP में कहा गया आर्टिकल 45 में कि राज्य 6 वर्ष से कम के बच्चों को एजुकेशन देगा, यानी कि 6 से 14 तक के लिए तो बात है कंपलसरी, लेकिन स्टेट नीतियां ऐसी भी बनाएगा कि जो बाल वाटिका हैं, आंगनवाड़ी हैं, उनको भी इस्तेमाल करेगा।
और फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया कि लोग, माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हर हाल में एजुकेशन दिलाएंगे। अर्थात अगर सरकार ने स्कूल खोला है तो हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा। तो ये डिफरेंस याद रखना तीनों का, तीनों में बात आई थी। एक बात और थी कि कौन कौन से मूल अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं, कौन कौन से विदेशियों को। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बाकी जितने भी हैं 12, 13, 21 जितने भी हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। ठीक। एक है 100वां संविधान संशोधन। अभी मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश को दिया गया। 101वां जीएसटी से संबंधित, 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। ठीक है। 103वां ईडब्ल्यूएस से संबंधित। ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे एक और आपको याद रखना है क्या, यहाँ पे आपको याद रखना है, हाँ 97 हो गया संविधान संशोधन, आपको बता दिया ये चीज़ हो गई। और हाँ 21, 71, 92, 21, 71, 92 ये 3 अमेंडमेंट हैं। ये भाषा को जोड़ा गया था। मतलब संविधान में आपको पता है कि मूल 14 भाषाएं थीं, बाद में इनको हम जोड़ के 22 तक पहुँचाए, यानी कि 8 भाषाएं हमने जोड़ी। ठीक है। 21 से हमने सिंधी जोड़ी तो 15 हो गई। 71 से हमने 3 भाषाएं जोड़ी और 92 से हमने 4 भाषाएं, बोर्ड मास। ठीक है। तो 4, 3, 7, 1, 8 भाषाएं हो गई। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। कुछ तथ्य और बता देते हैं आपको इम्पोर्टेंट, ये कहीं लिखे नहीं है, मैं बस याद कर रहा हूँ उनको, बस बताना चाहता हूँ। ये हो गया मूल अधिकार के बारे में, मैंने आपको बोला था ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोला था, आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है। फिर मैंने बोला था कि संविधान की दर्शन या कहें कि संविधान के जो गोल्स हैं या कल्याणकारी राज्य, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ जाए कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। आपको ऑप्शन दे दे उद्देशिका, ऑप्शन दे दे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो आप लगाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। यानी डीपीएसपी में अगर क्वेश्चन यही ऑप्शन बदल दे 3, 4 को, मूल अधिकार दे दे तीसरे नंबर पे और चौथे पे दे दे कि उद्देशिका व राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों, तो आप चौथे को लगाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बता दिए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।